हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है हमारी। इंग्लिश मीडियम की ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, हिंदी मीडियम की हमारी चल रही है। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड्स और प्री बोर्ड्स दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये आपके हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, आर्थिक नियोजन क्या है। जैसा कि हम जानते हैं, आर्थिक नियोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी अर्थव्यवस्था को। अगर आप आगे ले जाना चाहते हैं, उसमें बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नियोजन करना पड़ेगा, यानी कि प्लानिंग आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। और क्या करते हैं, हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हम टारगेट सेट करते हैं कि आज से 2 साल बाद मैं इतना बेहतर होना चाहता हूँ। उसी तरीके से अर्थव्यवस्था में भी हम टारगेट को सेट करते हैं कि आज से 10 साल बाद या 5 साल बाद हमारी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी हो चुकी होगी और हमारा विश्व के ऊपर कितना प्रभाव होगा, ये देखने को मिलता है। तो आर्थिक नियोजन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय ऐसी प्रणाली सी है जिसमें एक केंद्रीय अधिकारी लक्ष्यों के समूह को निर्धारित करता है। क्या करना है आपको, लक्ष्यों को निर्धारित करना है, कौन से लक्ष्यों को आप प्राप्त करना चाहते हैं, और एक निश्चित समय में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रम और नीतियों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें तो देखने को मिलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आपके प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है ना, जिनकी प्राइवेट कंपनीज हैं, जिनकी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, ठीक है, उनकी बहुत ज्यादा चलती है। और क्या उत्पादन करना है, प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको याद रखनी वो ये है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो कारण ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कमाना इनका मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है और वे अपने आर्थिक निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं। लाभ का अधिकतमकरण इसका मुख्य उद्देश्य होता है, यानी कि अधिकतमकरण का मतलब है ज्यादा से ज्यादा आपको प्रॉफिट गेन करना, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, अपने जो आपके रेवेन्यूज है उनको जनरेट करते हुए चला जाना है। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना होता है, प्रॉफिट को कमाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आता है समाजवादी अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें तो देखने को मिलता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी चीजों को जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है वो सरकार होती है। ठीक है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो समाज के सभी लोगों को समान रूप से संसाधनों का वितरण होता है। ठीक है, तो समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर, डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर समग्र रूप से समाज का स्वामित्व होता है, समाज का स्वामित्व होता है, सभी लोगों का अधिकार उसमें पाया जाता है और आर्थिक निर्णय सरकार के कुछ केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा लिए जाते हैं। सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना एक मुख्य उद्देश्य है, मतलब यहाँ पर सरकार ज्यादा से ज्यादा रोल निभाती है, बड़े बड़े निर्णय लेती है, क्या उत्पादन करना है, कितना उसका प्राइस होगा, किस तरीके से आप सेट करेंगे, इस सारा का सारा जो निर्णय लेने का काम जो है वो सरकार का होता है। और इनका जो मेन उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य जो है वो ये है, समाजवाद को एक तरीके से पूरे के पूरे समाज पर ध्यान देना। ठीक है, सामाजिक कल्याण को अधिकतम वरीयता देना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। अब आता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो देखने को मिलता है जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों के गुण जो प्राप्त होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के भी गुण आपको प्राप्त होंगे और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी आपको गुण जहाँ प्राप्त होंगे, तो उसको आप मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हो। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो देखने को मिलता है मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। हाँ, यहाँ पर पूंजीवादी भी है और समाजवादी है। क्योंकि समाजवादी इसलिए क्योंकि हमारा जो देश है उसमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत से गरीब लोग हैं, इसी वजह से सरकार को उनका ध्यान देना पड़ता है। तो समाजवाद पे ही फोकस हमें यहाँ पर करना पड़ता है। पूंजीवादी इसलिए हमें क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार के साधन को उपलब्ध कराना है, तो हम पूंजीवाद पर भी उतना ही ध्यान देते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का निजी और सार्वजनिक स्वामित्व होता है, निजी के साथ साथ सार्वजनिक स्वामित्व भी होता है। हालांकि सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से सरकारी नियंत्रण के साथ साथ नियम भी हैं, यानी कि समाज के सभी लोगों को एक साथ लेकर चलने के लिए आपको समाजवाद भी यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई दे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिकीकरण क्या है, तो आधुनिकीकरण देखने को मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा प्रौद्योगिकी होती है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होती है, उसको आप क्या बोलते हो, आधुनिकीकरण बोलते हो। तो किसी भी देश के लिए आधुनिकीकरण बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर आपको गरीबी के चंगुल से निकलना है, आपको प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है, एक तरीके से पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर आप चेंजेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल पे अपने डोमिनेंस दिखाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा ज्यादा आधुनिक बनना होगा, तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी छाप छोड़ सकते हो। तो विकास की प्रक्रिया में आधुनिकीकरण और आधुनिक तकनीक को अपनाने को
आधुनिकीकरण कहा जाता है। मान लीजिए कृषि का क्षेत्र, उसमें भी आप आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जब उत्पादन करेंगे तो आपकी गरीबी दूर होगी, किसानों की प्रति व्यक्ति आय भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब क्या आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने नियोजन का विकल्प क्यों चुना? नियोजन का मतलब होता है हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के साथ साथ अपनी अर्थव्यवस्था को चेंज करते चले जाएंगे, क्योंकि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम उसे इवेल्युएट कर रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरीके से इसमें चेंज करें, किस तरीके से इसमें बदलाव करें, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था हमेशा क्या हो, सकारात्मक प्रभाव दर्शाती रहे। तो देखने को मिलता है आर्थिक पिछड़ेपन के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश का एक बड़ा धक्का आवश्यक था। आपको निवेश करना पड़ेगा, जब आप निवेश करेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था न केवल पिछड़ी थी बल्कि स्थिर भी थी, मतलब बहुत पिछड़ी अर्थव्यवस्था थी, साथ साथ स्थिर, यानी कि उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है अर्थव्यवस्था। तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आगे आना पड़ेगा, नियोजन को अपनाना पड़ेगा। यह पिछड़ी हुई थी क्योंकि उत्पादन और उत्पादनता का स्तर कम था, और यह गतिहीन थी क्योंकि सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि बेहद कम थी। सकल घरेलू उत्पाद आपका नहीं बढ़ रहा है, इसी वजह से आप पिछड़े हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था को आपूर्ति और मांग की बजाय शक्तियों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए आर्थिक नियोजन का सहारा लेना पड़ा। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा, आर्थिक नियोजन का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हमें आगे जाना है, अपने लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत जैसे विकासशील देश के रूप में आत्मनिर्भरता का पालन करना क्यों आवश्यक था? भारत जैसे देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि जनसंख्या बहुत बड़ी है यहाँ पे, और साथ साथ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लोग देखने को मिलेगा अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग प्रांतों से आते हैं, उनका कल्चर सब कुछ अलग है। तो ऐसी इसी वजह से आपको क्या बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, क्योंकि ताकि सभी लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखने को मिलता है आत्मनिर्भरता का अर्थ है अर्थव्यवस्था की समृद्धि एवं विकास के लिए के लिए घरेलू उत्पादन में क्या करना पड़ेगा, आपको संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा। इसी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा आपको किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने ही देश में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों को लगाना पड़ेगा, ताकि लोगों को पास रोजगार उपलब्ध हो सके। ठीक है, निर्भरता है, इसे विदेशी सहायता पर हमारी निर्भरता को कम करने के लिए आवश्यक माना जाता है, क्योंकि अक्सर इसके कारण दाता देश द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई देश आपको अनुदान दे रहा है या फिर आपको कुछ पैसे दे देता है, तो वो क्या करता है, आपके देश की राजनीति में हस्तक्षेप करता है। इसी वजह से हम दूसरों से पैसा नहीं ले सकते, हमें क्या बनना पड़ेगा, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। सहायता अक्सर परियोजना और नीतियों से जुड़ी होती है, जैसा कि दाता देशों द्वारा तय किया जाता है। क्या होता है, परियोजना, जैसे कि आपके बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, इन्हीं में वो क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। योजना उद्देश्य के रूप में समानता के साथ समृद्धि ही व्याख्या कीजिए, मतलब किस तरीके से आपकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तथा साथ साथ जो समाज के कुछ ऐसे तबके हैं जिनके पास विकास नहीं पहुंच पा रहा है, तो उन तक विकास पहुंचाने के लिए किस तरीके से काम किया जाएगा, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हमारा। ठीक है, क्योंकि जीडीपी बढ़ती रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ग्रोथ कर रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट है, कहने का मतलब है अच्छा है, परंतु ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जीडीपी बढ़ रही है तो साथ साथ जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जितने भी तबके हैं आपके देश में, सबका विकास हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर नजर डालना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है आर्थिक समृद्धि अर्थहीन बनकर रह जाएगी यदि इसके लाभ समाज के कुछ मुट्ठी भर लोगों तक पहुंचेंगे। तो सही बात है, अगर कुछ ही लोगों को लाभ मिल रहा है तो आर्थिक विकास का क्या मतलब। विकास का लाभ समाज के बड़े वर्गों में ही अवश्य पहुंचना चाहिए, ताकि आय का वितरण एक समान हो पाए। मतलब जो समाज का जो बड़ा तबका कौन है, गरीब आदमी, तो गरीब आदमी तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। समानता सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, का तात्पर्य क्या है, आय में समानता का तात्पर्य यह है कि सभी लोगों के पास समान अवसर हों, समान अपॉर्चुनिटीज हों, और समान आय के अवसर उपलब्ध हों। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका यहाँ पर निकल के आता है। इसीलिए भारत में नियोजन केवल आर्थिक विकास पर नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के साथ विकास पर केंद्रित करती है। ठीक है, क्या करना है आपको, समाज पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना आप विकास पे कर रहे हो, क्योंकि समाज जब भी आगे बढ़ेगा जब उसके ऊपर आप ध्यान देंगे और विकास की नीतियों को वहां तक पहुंचा पाएंगे। क्योंकि देखने को मिलता है कि नीतियां तो बन जाती हैं,
ठीक है, नीतियाँ हर देश में बन जाती है, भारत में भी नीतियाँ बन जाती हैं, पर उन नीतियों को गरीब आदमी तक पहुँचाना, पॉलिसीज़ को गरीब आदमी तक ले जाना, उनको इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ा काम होता है, ठीक है। तो पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमने डिटेल से समझ लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये निकल के आता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। और जाते जाते इस टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करें। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप है आपका, और आपकी वीडियो इसी तरीके से आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।